चलिए आज हम लोग एक नए पार्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने 12th क्लास में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में अभी तक जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वितरण प्रारूप आदि को देखे हैं और ये देखे हैं चैप्टर 2 में। आज हम लोग चैप्टर 3 में जनसंख्या से संबंधित कुछ अन्य विशेषताओं को देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन। जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन में अर्थात जनसंख्या की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आयु संरचना अर्थात एज स्ट्रक्चर, किस आयु वर्ग में कितने लोग किसी जनसंख्या में हैं उसको देखेंगे। लिंग संरचना, सेक्स स्ट्रक्चर अर्थात किसी भी जनसंख्या में कितने स्त्री और कितने पुरुष रह रहे हैं उसको देखेंगे। उसी तरह से आयु और लिंग से संबंधित अध्ययन जनसंख्या में कहलाता है आयु लिंग पिरामिड। तो हम लोग फिर देखेंगे पिरामिड आयु और लिंग से मिलकर जो बनता है उसको। फिर इसी के माध्यम से, पिरामिड के माध्यम से ही क्या जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, या जनसंख्या का ह्रास हो रहा है, डिपॉपुलेशन हो रहा है, इसको देखेंगे उसी पिरामिड के द्वारा। और बाद में ग्रामीण नगरीय संगठन, किसी भी जनसंख्या का, किसी जनसंख्या अर्थात किसी देश, राज्य, समाज की जनसंख्या का कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, कितने लोग नगरीय क्षेत्र में हैं, इसको देखेंगे। और फिर साक्षरता, लिटरेसी, और अंत में व्यवसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन इस तरह से क्यों करते हैं उसको पहले जान लेते हैं। तो जनसंख्या के सभी पक्षों को समझने में इससे सहयोग मिलता है। सभी पक्ष मतलब कि शिशु जनसंख्या, बाल जनसंख्या, महिला जनसंख्या, कार्यकारी जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या, फिर जनसंख्या में कितनी कुशलता का स्किल डेवलप हुआ है, ये सारे चीज़ों को समझने में इस तरह के अध्ययन से मदद मिलता है। उसी तरह से किस आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या है, इसके अनुसार सरकार नीति निर्माण करती है कि किस प्रकार की जनसंख्या के लिए कैसी नीति बनाने की जरूरत है। तो नीति निर्माण करने में इस तरह का अध्ययन सहयोगी होता है। उसी तरह से किसी समाज में स्त्री पुरुष की जनसंख्या का पता चलता है और साथ में यह भी पता चलता है कि कितने लोग काज कर रहे हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं और उसके लिए किस प्रकार की नीति बनाई जाएगी। तो इन कारणों से ही जनसंख्या की विशेषता अर्थात जनसंख्या संगठन का, पॉपुलेशन कंपोजिशन का अध्ययन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिंग संगठन यानी सेक्स कंपोजिशन को देखते हैं। तो सेक्स कंपोजिशन, लिंग संगठन क्या है? तो यह स्त्रियों एवं पुरुषों का किसी भी जनसंख्या में अनुपात है। अर्थात किसी जनसंख्या में कितने स्त्री और पुरुष रह रहे हैं उसके बीच जो अनुपात होता है वही सेक्स रेशियो, लिंगानुपात कहलाता है। इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि स्त्रियों की कुल संख्या बटा पुरुषों की कुल संख्या में 1000 भाग देकर 1000 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से उस जनसंख्या का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो निकल जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि विश्व के कुछ देशों में यह प्रक्रिया उलट है, जैसे पुरुषों की कुल संख्या बटा स्त्रियों की कुल संख्या गुने 1000 करके निकाला जाता है। ऐसा कुछ देशों में है, अपवाद है, लेकिन सामान्य रूप से यह फॉर्मूला लागू किया जाता है लिंगानुपात निकालने के लिए। अब एक क्यों इसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका अध्ययन करने के पीछे मूल कारण है कि इसे उस समाज में, उस देश में स्त्रियों की स्थिति का पता करना कि कैसी उनकी स्थिति है। जैसे मान लिया जाए कि अगर किसी समाज में कम लिंगानुपात है तो इससे पता चलता है कि उस समाज में महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है। अब भेदभाव हो रहा है, लिंगानुपात कम है, तो कम होने का कारण क्या है? तो कम होने का मूल कारण हो सकता है भ्रूण हत्या, जो एक गंभीर समस्या है समाज की। तो भ्रूण हत्या, उस तरह से स्त्री शिशु की हत्या,
और घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब प्रमुख कारण है। भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, घरेलू हिंसा आदि, जो किसी समाज में स्त्रियों का संख्या पुरुषों की तुलना में कम है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से कम है। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज पाए जाते हैं वहाँ पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अधिक है, और लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ स्त्रियों की स्थिति अच्छी ही होगी। पुरुषों की संख्या कम होने के बावजूद भी कुछ समाजों में, विश्व के कई क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ स्त्रियों की संख्या इसलिए ज़्यादा हो गई है कि उस क्षेत्र में विकास नहीं होने के कारण, रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण वे लोग, वहाँ के पुरुष दूसरे क्षेत्रों में रोजगार और काम के लिए प्रवास कर गए हैं। तो इस तरह से स्त्रियों की समाज में कैसी दशा है, स्थिति है, उसको जानने के लिए लिंगानुपात का अध्ययन किया जाता है। अगर वैश्विक स्तर पर लिंगानुपात को देखते हैं तो पूरे विश्व में काफ़ी असमानता दिखाई देती है। जैसे अगर संपूर्ण विश्व को देखा जाए तो विश्व का औसत लिंगानुपात प्रति 1000 2 पुरुष पर 100 स्त्रियां हैं, यानी विश्व स्तर पर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। यूएनओ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है उसके अनुसार 139 देश, 139 देश विश्व में ऐसे हैं जिसका लिंगानुपात अनुकूल है, अर्थात स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में बराबर है या अधिक है। जबकि 72 कंट्री, 72 देश ऐसे हैं जिनका प्रतिकूल है, अर्थात स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। यूएनओ का नाम आप लोग पहले भी कई बार सुन चुके होंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और जिसके वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो एक छोटा सा आइलैंड है, एंटिलिस आइलैंड, कैरेबियन सागर में स्थित है, जो डच यानी नीदरलैंड के नियंत्रण में है। वहाँ का लिंगानुपात, उसका नाम है क्यूरासो का लिंगानुपात 1218, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1218 है। उसी तरह से दूसरा स्थान लाटविया का है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1185 है। तो इस तरह से मुख्य देश में, स्वतंत्र देश में लाटविया पहले स्थान पर है। उस तरह से मार्टिनिक, ये भी फ्रांस के नियंत्रणाधीन है, कैरेबियन सी में एक छोटा सा टापू है, उसका भी लिंगानुपात विश्व में तीसरे स्थान पर है और उसका 1175, अर्थात 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1175 है। उस तरह से लिथुआनिया, जहां लाटविया है वही लिथुआनिया है, उसका 1173 है। तो इस तरह से देख रहे हैं लाटविया, लिथुआनिया। इस तरह से अगला स्थान यूक्रेन का है, रूस का है। तो ये जो नाम सुन रहे हैं, लिथुआनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, रूस, तो ये सारे देश, रूस का तो विस्तार बहुत बड़ा है, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। 1991 ईस्वी में 1991 में रूस, जो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वह कई गणराज्यों में 15 गणराज्यों में टूट गया। उसमें से 3 गणराज्य, जिसमें से यहाँ एक लिखा हुआ है लाटविया और फिर दूसरा लिथुआनिया, ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं यूरोप में, इसलिए इन्हें बाल्टिक गणराज्य भी कहा जाता है। तो ये बाल्टिक गणराज्य लाटविया, लिथुआनिया, ये स्वतंत्र देश हैं। फिर उसी तरह से रूस का ही भाग यूक्रेन, इन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। वहाँ अधिक होने का कारण है इन यूरोपीय देशों में कि विकास अधिक हुआ है, और विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी अधिक हुआ है। उसी तरह से अगर देखते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाला देश तो कतर, जहां प्रति 300
प्रति 300 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या मात्र 100 है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसी तरह से सऊदी अरब में 225 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या मात्र 100 है। उस तरह से उस क्षेत्र में स्थित बहरीन और अन्य देश जहां आर्थिक विकास हुआ है, क्योंकि वहां पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम के कारण वहां आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन सामाजिक विकास नहीं होने के कारण लिंगानुपात कम है, अर्थात महिलाओं की स्थिति वहां अच्छी नहीं है। उसी तरह से ये लिंग संगठन, सेक्स कंपोजिशन के बाद हम लोग देखेंगे आयु संगठन, आयु एज स्ट्रक्चर, एज कंपोजिशन, और उसके बाद दोनों को मिलाकर हम लोग देखेंगे आयु लिंग संगठन। आयु संरचना एज स्ट्रक्चर में हम लोग यह देखते हैं कि किसी देश, समाज, राज्य की जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग किस अनुपात में हैं। तो अगर यहाँ देखते हैं कि आयु वर्ग के अनुसार इसमें जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, तो इस तरह से देखते हैं। ये 0 वर्ष से अगर शुरू कर रहे हैं, ये ईयर है, और यहां से शुरू कर रहे हैं तो ये 15 वर्ष हुआ, यानी कि 0 से 15 वर्ष की उम्र की जनसंख्या सबसे नीचे है। इसमें बीच में जो जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग है, ये यहाँ है 15 से 60 वर्ष के बीच वाली जनसंख्या, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है जनसंख्या में, और 60 वर्ष से अधिक ऊपर की जनसंख्या। तो इस तरह से जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्ग में बांट कर अध्ययन करते हैं कि किस आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या है, क्योंकि यह जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या कहलाएगी, आश्रित जनसंख्या कहलाएगी, यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन, आश्रित जनसंख्या। इस तरह से यह कार्यकारी जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा भाग है कार्यकारी जनसंख्या, और यह भी आश्रित जनसंख्या है, आश्रित जनसंख्या। तो इस तरह से 0 से 15 वर्ष के बीच वाले नीचे और 60 से ऊपर वर्ष वाले दोनों आश्रित जनसंख्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाएगा, और बीच वाला 15 से 60 के बीच वाला एक कार्यकारी जनसंख्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है। अब इसका अध्ययन इसलिए करते हैं कि इससे ये पता चलता है कि इस समाज में, देश में किस आयु वर्ग में कितने लोग हैं। अगर जनसंख्या नीचे अधिक है, अर्थात जन्म दर अधिक है, कम आयु की जनसंख्या अधिक है। अगर जनसंख्या बीच में अधिक है तो युवा जनसंख्या है। अगर जनसंख्या ऊपर अधिक है तो वो वृद्ध जनसंख्या है। तो उसके हिसाब से फिर नीतियां बनाई जाती है। जैसे मान लिया जाए कि 60 वर्ष से ऊपर वालों के हिसाब से क्या बनाया जाएगा, तो उन्हें पोषक तत्व अधिक चाहिए, देखभाल की अधिक जरूरत है, यानी सामाजिक सुरक्षा संबंधी नीतियां बनानी पड़ेगी ज्यादा सशक्त। जबकि बीच वाली जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न किया जाए, इस तरह की नीति बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आयु वर्ग के अनुसार भी जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है कि किस आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या है। तो इस तरह से लिंग का संरचना का अध्ययन, आयु संरचना का अध्ययन दोनों समाज की विविधताओं को समझने के लिए किया जाता है, और उस विविधता के आधार पर फिर उनके विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जाती है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लिंग आयु पिरामिड, यानी सेक्स एज पिरामिड के बारे में
कि उसके हिसाब से किसी देश की जनसंख्या किस लेवल में रहेगी तो वह आकार कैसा दिखाई देगा।